तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फेडरलिज्म इन इंडिया, भारत में फेडरलिज्म की बारे में हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ हम देखते हैं कि इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। इंडिया क्या है? फेडरल कंट्री है। इसका ये मतलब हुआ कि पावर का डिवीज़न है। किसके किसके बीच में डिवीज़न है? स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सवाल यही पूछ दिया गया कि फेडरलिज्म जो है इंडिया में, यानी कि भारत जो है एक फेडरल कंट्री है, क्यों है? भारत एक फेडरल कंट्री क्यों है? तो उसका जवाब है क्योंकि अब यहाँ से हम लोग देखना शुरू करेंगे तो इसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत डिवाइड किया गया। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या होता है कि मैनेजेस द होल कंट्री। जैसे कि इसके पास एक पावर है कि जितना भी मनी से रिलेटेड जो कानून बनाने होंगे वो किसके पास होगा सुरक्षित? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो मेकिंग लॉज अबाउट मनी, आर्मी से भी रिलेटेड जितने भी कानून बनाने होंगे वो कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है। अब आते हैं फेडरलिज्म के अंदर एक और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किसके पास यहाँ पर कानून का बंटवारा पावर का बंटवारा किया गया है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये क्या करता है कि जितना भी इसके पास पावर है कि जितना भी स्कूल्स हैं उस पर ये अपना नियम कानून बना सकता है, एग्रीकल्चर बेसिस पे अपना नियम कानून पूरा बना सकता है। ठीक है, ये पॉलिसी बनाने की पूरी पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अगर हम बात करते हैं किसकी, अब लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजेस विलेजेस एंड सिटीज़। ये क्या करता है? जितना भी गांव है या जो शहर है, स्पेशली गांव में अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करें कि पानी वहाँ पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट है कि नहीं है, तो ये किसके अंदर आता है? लोकल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डिवीज़न ऑफ पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है और लोकल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे डिवीज़न ऑफ पावर्स। अब इसमें देखिए यूनियन लिस्ट के अंदर कौन आ रहा है? तो यूनियन लिस्ट के अंदर किसको रखा गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट को रखा गया। इंपॉर्टेंट मैटर्स लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड करेंसी, अभी मैंने बताया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हम लोग दूसरे नाम से देख रहे हैं, यूनियन लिस्ट के नाम से। तो ये वर्ड अच्छे से दिमाग में रखना है क्योंकि क्वेश्चन इसके माध्यम से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यूनियन लिस्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है कि इनका इंपॉर्टेंस कहाँ, कि जितना भी डिफेंस का मामला होगा वो कौन देखेगा? आपका गवर्नमेंट देखे, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। फॉरेन अफेयर्स का जो भी बात होगा वो भी यही देखेगा। करेंसी में जो हेर फेर करना होगा या जो भी बदलाव करना होगा यही देखेगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। अब दूसरा आते हैं हम लोग, वो है आपका स्टेट लिस्ट के अंदर। तो स्टेट लिस्ट के अंदर कौन आता है? स्टेट गवर्नमेंट आता है। ये जैसे लोकल मैटर्स को देखता है, जैसे कि पुलिस का जितना भी काम है यही देखेगा, हेल्थ से रिलेटेड जितना काम है यही देखेगा, फार्मिंग से रिलेटेड जितना काम है वो स्टेट गवर्नमेंट ही आपका देखेगा। अब तीसरा आता है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ द कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट, अब ये क्या होता है इसको समझना है। ये ऐसा एक लिस्ट है जिसमें दोनों गवर्नमेंट मिलके काम करते हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशन का सेक्टर है तो दोनों मिलके इसमें काम कर सकते हैं, मैरिज जैसे चीज़ों पर ये दोनों मिलके काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं? कनकरेंट लिस्ट बोलते हैं। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसा है जिसे सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? आपका यूनियन लिस्ट कर सकता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं देख सकता है। और अगर दूसरी अगर हम बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें दोनों की सहमति बहुत ज़रूरी होती है। तो वैसे में हम लोग क्या बोलते हैं? कनकरेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें दोनों गवर्नमेंट मिलके, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, ये दोनों मिलकर अपने मैटर्स को शेयर करेंगे, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और मैरिज वाले विषय को लेकर। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, दैट इज़ द फोर्थ। तो यहाँ पे आप देख पाइएगा कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें कि द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसाइड नेशनल डिफेंस बट द स्टेट गवर्नमेंट मैनेजेस
द स्टेट पुलिस। अब इसको देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट किसको मैनेज कर सकता है, किसका डिसीजन ले सकता है, नेशनल डिफेंस का ले सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नेशनल डिफेंस के बारे में कुछ भी अपना राय नहीं रख सकता है या उस पर पॉलिसी नहीं बना सकता है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, हाँ उसके लिए पास क्या है, वो मैनेज कर सकता है, अपनी स्टेट पुलिस को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। तो यहाँ तक ये तमाम पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसको, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपने कैसे यहाँ पे देखा है। तो डिवीज़न ऑफ पावर, यानी कि पावर का डिवीज़न कैसे हुआ है, तो 3 भागों में डिवाइड हुआ। एक तो यूनियन लिस्ट के नाम पर, दूसरा हुआ स्टेट लिस्ट और तीसरा हुआ कंकरेंट लिस्ट पे। अब देखिए यूनियन लिस्ट पर 2 बातें समझ में आई कि यूनियन लिस्ट के अंदर कौन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, जिसके पास डिफेंस और फॉरेन अफेयर की जो है वो सारा कुछ इसके पास ताकत होता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पुलिस और हेल्थ से रिलेटेड सारा पॉलिसी बनाने का अधिकार होता है। और कंकरेंट लिस्ट यानी जिसमें दोनों मिलकर ले सकते हैं डिसीजन, दैट इज़ एजुकेशन, मैरिज लॉज या कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिविलेज ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे समझना है कि एजुकेशन पे दोनों मिलकर ले सकते हैं डिसीजन, मैरिज लॉज पे जो भी है कानून बनाना है उस पर भी स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट ले सकता है। और अगर मान लीजिए कोई विवाद हो जाता है 2 स्टेट के बीच में, ठीक है, तो उसमें पावर ज़्यादातर किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ज़्यादातर इसमें क्या मिलेगा, प्रिविलेज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको समझना है। ठीक है, प्रिविलेज कब मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर कब आता है, जब कन्फ्लिक्ट होता है उस वाली सिचुएशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। चलिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक इमेज को देखिए, एक इसको समझने के लिए आसान भाषा में। तो एक ऐसा समझ लीजिए कि स्कूल एक आपका गवर्नमेंट के जैसा है, और इसमें हम लोग देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बेटर कुछ तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इमेजिन करें द गवर्नमेंट इज़ लाइक अ बिग स्कूल। तो आप क्या इमेजिन कीजिए कि जो आपका स्कूल है एक बहुत बड़ा स्कूल है, उसको आप किसके जैसा देखिए, गवर्नमेंट के जैसा देखिए। वेयर डिफरेंट टीचर्स हैंडल डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सम टीचर्स, the union government, handle subjects like maths and science that affect everyone in the whole school. Other teachers, the state governments, handle subjects like sports or art that are specific to their own classroom. तो अब इसको थोड़ा समझिए, एक स्कूल है उसको हम एज अ गवर्नमेंट की तरह से देख रहे हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इसको पूरा गवर्नमेंट देखिए। अब कुछ ऐसे टीचर हैं जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आएंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैंडल कर रहे हैं, मैथमेटिक्स को और साइंस को हैंडल कर रहे हैं। और दूसरे टीचर जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के जैसे हैं, ये क्या सब्जेक्ट हैंडल कर रहे हैं, स्पोर्ट्स या आर्ट को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो टीचर्स स्पोर्ट्स या आर्ट को हैंडल कर रहे हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट के जैसा आप यहाँ पे एज्यूम करें, और यूनियन गवर्नमेंट के जैसा किसको देखें, जो मैथ्स और साइंस टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको। बट वॉट हैपन्स इफ़ अ न्यू सब्जेक्ट कम्स अप। अब ये समझना है कि हमारे पास तो दोनों ठीक थे कि अगर स्पोर्ट या आर्ट से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं तो स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, मतलब एक जो क्लास टीचर्स हैं आपको वो देखेंगे, लेकिन जब मैथ और साइंस की बात आएगी तो एक यूनियन गवर्नमेंट आपको देखेगी। लेकिन क्या होगा अगर एक नया सब्जेक्ट आ जाए, जैसे अभी आपके स्कूल में क्या आ गया, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट आ गया। तो एक नया सब्जेक्ट जब आ गया तो क्या होगा, लाइक लर्निंग हाउ टू कोड विच वॉजेंट इन द स्कूल्स और ओरिजिनल लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसको किस लिस्ट में रखा जाएगा, तो इन आवर कंट्री सिस्टम दिस न्यू एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहते हैं। तो अब इसी को थोड़ा सा समझिए कि जैसे आपकी स्कूल में भी एक नया सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, संगीत सिखाने वाले जो टीचर थे, जो स्पोर्ट्स कराने वाले टीचर थे, जो आर्ट्स सिखाने वाले टीचर थे, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर थे। मैथ साइंस हिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर यूनियन गवर्नमेंट के अंदर थे। लेकिन एक नया आपको सब्जेक्ट वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया, AI को। ठीक है, तो अब नया चैलेंज आ गया, अब इसको स्टेट गवर्नमेंट कराएगा कि यूनियन गवर्नमेंट कराएगा, किसके पास पावर है। तो ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। नोट द पॉइंट, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। आपको ये समझना होगा कि रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा आ गया, जो अभी
स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी नहीं था। तो ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका आ गया, दैट इज द रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, इसको हम लोग कहा करते हैं। तो अब इसको हैंडल कौन करेगा, प्रश्न ये है, स्टेट गवर्नमेंट करेगा या यूनियन गवर्नमेंट करेगा? तो इसको कौन हेड करेगा? यूनियन गवर्नमेंट। कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट इसको क्या करेगा? हेड करने का प्रयास करेगा। ठीक उसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर वहाँ पे दी गई, वो लोग अपना अपना काम करेंगे। लेकिन जब नया चीज़ आ जाता है, इसी तरह से रेसिडुअरी सब्जेक्ट कोई आ जाता है, तो उसको हैंडल कौन करता है? उसको हैंडल करने का पावर किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे मामले को ही देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं देख सकता है। अब आपको मैं डे टू डे लाइफ का अगर कुछ एग्जांपल दूं, तो अभी जैसे डिजिटल अरेस्ट का मामला आया है, एक नया चीज़ आ गया, इस पर पहले कानून बना नहीं था, क्योंकि ऐसी चीज़ें आएंगी इसकी आशंका नहीं थी भविष्य में। लेकिन ये एक्स्ट्रा मामला को अब कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट देखेगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे मामले को अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगा। ठीक है, तो उस तरह का जो नया मामला आ जाता है, और भी ऐसे कई एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, वो उस तरह से आता है। जैसे और भी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं डेफिनेशन के तौर पे कि सब्जेक्ट्स नॉट लिस्टेड इन द यूनियन स्टेट ऑन कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड मॉडर्न टॉपिक्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ऐसा पावर का जो डिवीज़न क्या हुआ है, जो यूनियन स्टेट के पास भी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी नहीं था, और कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं था, तीनों में नहीं था। यानी कि हमें मालूम है कि पावर का डिवीज़न या तो यूनियन के पास है, या तो स्टेट के पास है, या तो कॉन्करेंट लिस्ट के आधार पे था। लेकिन अगर कोई नया रेसिड्यूरी सब्जेक्ट अगर आ जाता है, कोई नया रेसिड्यूरी सब्जेक्ट अगर कोई आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मान लीजिए कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने कानून बनाने हैं, वो कानून अब ये नया आ गया भारत में, तो इस पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ये हो गया आपका रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। तो ये इस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? यूनियन के पास होगा, या स्टेट के पास होगा, या कंकरेंट लिस्ट में? क्योंकि इन तीनों में से किसी के पास नहीं था, तो ये किसके पास जाएगा? यूनियन गवर्नमेंट। हाँ, तो ये जाएगा यूनियन गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू लेजिस्लेट। तो बात समझ में आ गया। तो इसमें से हमें क्या बातें समझ में आनी चाहिए थी, इसको हम लोग समझ गए होंगे कि अब भी हम लोग दो तीन चीज़ समझ गए कि किस प्रकार से डिवीज़न किया हुआ है पावर का। यानी कि एक यूनियन लिस्ट के अंदर है, एक स्टेट लिस्ट के अंदर है, और एक कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है। और अगर इन तीनों में से किसी के पास नहीं होगा, तो फाइनली वो किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो चला जाएगा। किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। मैंने इसके लिए दो तीन एग्जांपल आप लोगों को दिए। चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले सेक्शन में। अब नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखिए हम लोगों को यहाँ पे क्या समझना है। द वे पावर इज शेयर्ड बिटवीन द यूनियन and the state governments is super important. It's part of the rules that make our country run smoothly. If anyone wants to change these rules, they can't just decide on their own. First, both groups of teachers, the parliament, need to agree with a very large majority. Then at least half of the classroom states must also agree. If there is a disagreement about who should handle a subject, the courts, like referees, step in to make a fair decision. Both the union and state governments also need money to do their work, so they are allowed to collect taxes to fund their responsibilities. अब इसमें क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको समझने का प्रयास करना है। अब जैसे अगर मान लीजिए कि अगर कोई रूल का चेंजेस करना है, ठीक है,
अब रूल अगर चेंज करना है तो ऐसा नहीं है कि जो पार्लियामेंट है अपने आप में चेंज कर लेगा, अपने मनमानी तरीके से चेंज कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है। अगर कोई रूल में बदलाव लाना है तो अपने मर्जी से आप कोई भी रूल में बदलाव नहीं ला सकते। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे इसको एक बहुत ही बेहतर अगर मैं एग्जाम्पल देके समझाऊं कि अगर आप इंडिया को क्या बनाना चाहते हैं, अगर आप इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी बवाल मुद्दा चल रहा है ये पूरा, तो अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपनी मर्जी से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकता है। इसमें क्या जरूरत पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब समझिए कैसे। तो देखिए अब इसको बैलेंस करने के लिए हमारे किस तरह से सिस्टम बनाए गए हैं। तो अगर मान लीजिए कि अगर पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर भी देता है तो अप्रूव कब होगा, जब इसको अप्रूव करने के लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होगा, ठीक है। यानी कि 2/3 अगर इसमें अगर लोग सहमत होते हैं, अ वेरी लार्ज मेजोरिटी, ठीक है, तो कह रहा है कि नीड टू एग्री विद अ वेरी लार्ज मेजोरिटी, इनको एक खास मेजोरिटी की जरूरत होगी, कम से कम कितना, हाफ ऑफ द क्लासरूम स्टेट्स, मतलब कि 2/3 का अगर मेजोरिटी ये लेके आएंगे वो तभी पास हो पाएगा कोई बिल, अदरवाइज नहीं पास हो पाएगा, ठीक है। हाफ अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा। अगर ऐसा नहीं होगा मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव अगर ऐसा नहीं करेगा तो पार्लियामेंट अपने मर्जी से कोई भी चीज़ें नहीं कर सकता है। सो इस बात को चलिए हम लोग फिर से एक अच्छे ढंग से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें क्या होगा। अब होता क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि दोनों के बीच में अगर मान लीजिए क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और कोई कानूनी लोग लाना चाहता है, अगर मान लीजिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो इसको हर स्टेट से कितना चाहिए होगा, मेजोरिटी 2/3 का ज़रूरत पड़ेगा, तभी ये उस तरह से कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो अभी बीच में चिल्लाया जा रहा था कि संविधान में अगर कोई बदलाव भी लाना है तो आपको उस मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इतना आसान नहीं है किसी भी संविधान को बदल देना अपने मनमानी से। तो इस बात को भ्रम से हम लोगों को बचना है। इस भ्रम को आपको समझना है कि आप जब तक एजुकेटेड नहीं रहेंगे तब तक आप इस चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो अब जैसे मान लीजिएगा कोई प्रॉब्लम आया, अब उस प्रॉब्लम में एक आदमी चाह रहा है कि डिस्प्यूट क्या हो जाए, सेटल हो जाए, ठीक है, दूसरा चाह रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि अब मान लीजिए कि कहीं डिसएग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच में, तो सबसे पहले भी लोग अपना मुद्दा लेकर कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट के पास जाएगा। कोई भी स्टेट, जैसे अभी मान लीजिए कि झारखंड है, तो झारखंड में 1932 का खतियान लाना है, अब ये मुद्दा फंस गया, तो सबसे पहले अब कहाँ जाएगा, ये हाई कोर्ट के पास जाएगा, अगर इन दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाया तो। अब उसके बाद क्या है कि वहाँ पे रिजॉल्व होगा या नहीं होगा ये भी देखना होगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा कि भाई इसका मतलब ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का मामला जाता है तो इसमें क्या होता है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, और वो पैसे कैसे लेती है सरकार, हम लोगों के माध्यम से लेती है, टैक्स के माध्यम से। तो टैक्सेशन पावर होता है। अब उससे क्या होता है कि टैक्सेशन पावर किसके किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करता है, कलेक्ट करता है टैक्स को, ठीक है, और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करता है, पूरा करने का प्रयास करता है। उसी तरह से क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी स्टेट से कलेक्ट करता है टैक्स को, और ये भी क्या करता है, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो टैक्स हमारे पैसे से ये सारा काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के डिस्प्यूट को निपटाने के लिए क्या होता है कि हम लोगों को पैसे की ज़रूरत है जो कि टैक्स के रूप में कलेक्ट की जाती हैं। तो चलिए यहाँ तक तो अब हम लोगों का हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज़ फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि फेडरलिज्म का क्या यहाँ पे रोल आपको देखने को मिलेगा। तो कह रहा है कि इंडिया के पास क्या है कि यूनिक फीचर है। देखिए अब इसमें हम लोगों को ये समझने का प्रयास करना है कि इंडिया के पास एक मतलब एक यूनिक फॉर्म में फेडरलिज्म है। कैसे है इसको हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो दरअसल इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि ये प्योरली जो है फेडरल नहीं है हमारा इंडिया। अब ऐसा क्यों कहा गया, इसको भी समझने का प्रयास करना है हम लोगों को।
तो दरअसल ऐसा इसलिए है कि जब हमारा मतलब ये जो देश आज़ाद हुआ तो 1956 में एक विषय आया था, भाषा के आधार पर स्टेट को कन्वर्ट करना, कि कौन कौन भाषाएं कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में क्या है बोली जा रही है, तो उसके आधार पे क्या करना है, इसको चेंज करने का प्रयास किया जाना था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन भाषा को लेकर क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा विवाद जो है वो देखने को मिला। तो अब इसको हम लोग यहाँ समझते हैं। अभी मैं अगर आपसे ये प्रश्न पूछूं कि भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो क्या जवाब है आपके पास? नेशनल लैंग्वेज। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया का नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, इंडिया का नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आप सोच रहे होंगे हिंदी होगा, तो भी नहीं है। इंग्लिश है, नहीं है। तो इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद है। ठीक है, तो इंडिया के पास अभी तक भी क्या है, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, अपना राष्ट्र भाषा जो है वो नहीं है। अब इसको ये समझिए, हिंदी जो है ये कौन सी भाषा हो गई? तो हिंदी जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा नहीं है, बात को समझिएगा। हिंदी क्या है? एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। और स्टेट्स जो है अपना अपना ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है। ये भी पावर दिया हुआ है कि जो भी स्टेट को लगेगा वो अपना अपना ऑफिशियल लैंग्वेज चुन सकता है। तो भाषा को लेकर बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। तो यही कारण है कि भाषा के आधार पर अगर हम बंटवारा करना शुरू करेंगे स्टेट को, तो कई देश बन जाएंगे। तो इस विवाद से बचने के लिए क्या किया गया कि हिंदी को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया है। अब जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया तो इस पर भी विवाद हो गया। ठीक है, तो इंग्लिश कंटिन्यूड टू बी यूज्ड फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो हिंदी बोलते ही नहीं थे या हिंदी समझते नहीं थे। तो उन लोगों ने विरोध किया कि भाई हम तो हिंदी समझ नहीं रहे, हम तो हिंदी बोल नहीं रहे, तो हमारे लिए इंग्लिश को ही आप क्या करो, रहने दो। ठीक है, तो यहाँ पर विवाद आ गया क्योंकि इंग्लिश को ख़त्म करने का प्रयोजन बनाया गया था कि इंग्लिश को आप हटा दीजिए, इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टेट्स थे जहाँ पर वो इंग्लिश के अलावा नहीं समझ पाते थे। तो यही कारण है कि हिंदी और इंग्लिश को दोनों को क्या बना दिया गया, भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। ठीक है, और इंग्लिश को ख़त्म करने के बजाय उसको क्या किया गया, कंटिन्यू आगे जो है वो जारी रखा गया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि इंडिया में जो लैंग्वेज की पॉलिसी बनाई गई, तो अभी हम लोग देखें कि इंडिया का कोई अपना लैंग्वेज यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इंडिया का कोई भी अपना लैंग्वेज यहाँ पर नहीं है, मतलब कि राष्ट्रभाषा नहीं है, ना ही हिंदी और ना ही इंग्लिश है। तो नो नेशनल लैंग्वेज, तो यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो अब देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे किसको रखा गया, हिंदी को रखा गया। क्योंकि हिंदी बोलने वाले कितने हैं हमारे देश में, 40% लोग हैं। 60% ऐसे लोग हैं जो हिंदी नहीं बोल पाते हैं या लिख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। तो हिंदी समझने बोलने वाले लोग सिर्फ 40% हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया। ठीक है, कि अदर लैंग्वेज को भी क्या किया जाए, प्रोटेक्शन मिले। तो वैसे लोगों को भी अब एक नियम बना दिया गया कि हर जो स्टेट है उसके पास पावर है कि अपना अपना वो भाषा में ऑफिशियल काम कर सकते हैं। ठीक है, और फिर साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो टोटल कितने भाषाएं हमारे भारत में, ये भी मुद्दा उठता है। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस, यानी कि टोटल 22 ऐसे लैंग्वेज हैं जो हमारे देश में बोली जाती हैं, जिसमें हिंदी भी शामिल है। ठीक है, हिंदी भी इसमें क्या है, इंक्लूड है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्या करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक परमिशन देती है कि भाई ठीक है, आप किसी भी इन शेड्यूल लैंग्वेज में अपना स्टेट का एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए झारखंड है, तो झारखंड में क्या होगा, जीपीएससी का एग्ज़ाम होगा, तो वो बोलती है कि भाई आप इसको किसी भी अपने लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन करवा सकते हो। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे,
चाहे यूपीसी हो, जीपीसी हो, या जो भी सेंट्रल लेवल के हैं, तो उसमें से ये 22 में से किसी भी लैंग्वेज में वो क्या करवा सकते हैं, एग्ज़ाम करवा सकते हैं। तो देखिए भाषा का इतना बड़ा प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो बेसिकली अब देखिए हम लोग इसमें देखते हैं कि चुनौती क्या आया था, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पॉलिसी इन इंडिया, यानी कि इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज की पॉलिसी कैसे इवॉल्व की है उसको हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसमें प्रॉब्लम आया था, उसको देखते हैं। तो देखिए इनिशियल प्लान क्या था, यानी कि शुरू में किस तरह से प्लान की गई थी इंग्लिश को लेकर। द प्लान टू स्टॉप यूजिंग इंग्लिश ऑफिशियली बाय 1965, मतलब कि 1965 तक ही ये डिसीजन ले लिया गया था कि इंग्लिश को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए भारत देश से, यानी कि उसको लैंग्वेज के तौर पे हम ना रखें, इंग्लिश को स्टॉप कर दिया जाए। इनिशियल में यही प्लानिंग हुआ था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, डिमांड्स फॉर कंटिन्यूएशन, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो डिमांड करने लगे कि नहीं इंग्लिश को जारी रखना है। कौन ऐसे स्टेट्स थे, तमिलनाडु, और अदर ऐसे थे जो हिंदी नहीं जानते थे, वैसे स्टेट्स भी इसका डिमांड करने लगे, जिसमें से नाम आपको दिखाई दे रहा है, तमिलनाडु प्रमुखता है। तो तमिलनाडु जो है और जो अदर नॉन हिंदी स्टेट्स हैं उन लोगों ने कहा कि नहीं भाई इंग्लिश को आप जारी रखिए, इंग्लिश को आप ख़त्म ना करें, इंग्लिश को आप स्टॉप ना करें, क्योंकि वो हिंदी में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू कंटिन्यू इंग्लिश अलोंगसाइड हिंदी। तो गवर्नमेंट ने लास्ट में यही देखा कि दोनों में विवाद काफ़ी हो रहा है, तो फिर क्या करे, अब उन लोगों ने हिंदी को भी और इंग्लिश दोनों को क्या कर दिया, वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज बने रहने दिया गया, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया गया। राष्ट्रभाषा नहीं बन पाया, अभी तक ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम है। ये अभी भी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ की जाती है, जिसमें से आप जानते हैं कि जितने भी ऑफिशियल हैं वो लगभग अभी सब इंग्लिश में ही जो होता है वो कवरेज होता है। अब आप कितना समझ चुके हैं, इसके लिए चलिए हम लोग यहाँ पे पैसेज बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन में इस पैटर्न पे आप क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ये आपका सोर्स बेसिस पे क्वेश्चन है, और इसमें देखेंगे कि आपने कितना बेहतर ढंग से इसको समझ रखा है। तो मैं अभी आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो पॉज करने के बाद इसको बहुत बढ़िया से पहले पढ़िए, 1 टाइम्स 2 टाइम्स जितना स्पीड में आप पढ़ते हैं पढ़िए, और देखिए कि कैसे आप सवाल का जवाब दे पाते हैं, और इसके आंसर आप लिखिए। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा मार्क्स लाने का एक तरीका है। तो इसको देख कर डरे ना, पहले आप इसी को बना लें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन अगर नॉलेज आपके पास है और पैसेज को पढ़ के आपको पूरा याद भी हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसमें बात करते हैं तो सेकेंड टेस्ट किया गया था फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर एक सेकेंड टेस्ट किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या टेस्टिंग था उसको समझते हैं हम। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातचीत हो रही है। डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज, ठीक है, स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, यानी कि किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस या दर्जा नहीं दिया गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी को क्या किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया था। बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस, यानी कि 40% भारतीय लोग ही हिंदी क्या कर सकते थे, उनकी मातृभाषा के तौर पे देखा जा रहा था। बाकी 60% जो थे वो हिंदी को नहीं जानते थे। Therefore, there were many safeguards to protect other languages. तो इसके लिए सेफगार्ड बनाए गए ताकि अदर लैंग्वेज को भी बरकरार रखा जाए। बिसाइड्स हिंदी, यानी कि हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेस को सेफगार्ड के तौर पे रखा गया, और जिसको रिकॉग्नाइज्ड किया गया शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस के तौर पर, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से रिकॉग्नाइज्ड किया गया था। ठीक है, तो ये जितने लैंग्वेज हैं, यानी कि 21 अदर लैंग्वेज, और अगर हिंदी मिला ले तो टोटल कितने हो जाएंगे, 22 लैंग्वेज हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको क्या चीज में रखा गया, शेड्यूल्ड लैंग्वेज के तौर पे रखा गया। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अ कैंडिडेट in an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages. इसमें कह रहा है कि अगर कोई भी
कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम लिखता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर एग्ज़ाम लिखना चाहता है तो वो इन 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज में वो एग्ज़ाम दे सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखें। यू आर फ्री टू राइट इन हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो। तो आप हिंदी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, या जिस भाषा को आप जानते हैं जो कि 22 भाषा के अंदर जो शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज के तौर पे जिसको रखा है, उस भाषा में आप एग्ज़ाम लिख सकते हैं। स्टेट्स टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर अगला प्राविधान क्या इसमें किया गया कि स्टेट्स के पास भी अपना ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकता है, वो इस तरह से भी बना सकते हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। तो आपको समझ में आ गया कि भाषा एक बहुत ही बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा है भारत के लिए, और किस तरह से इसके लिए कानून व्यवस्था बनाई गई है यह आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल स्पीक हिंदी लैंग्वेज। कितने परसेंट लोग हिंदी लैंग्वेज को बोलते हैं एक नंबर के लिए, जल्दी बताइए। 40%। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। इसका जवाब आपकी इस पैसेज में भी दिया हुआ है और आपको पहले भी इसके बारे में पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 40%, बस हो गया। अगला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय शेड्यूल्ड लैंग्वेज। शेड्यूल्ड लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं, जल्दी बताइए। शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्या लिखा है आपने? Besides the Hindi, there are 21 languages to recognized as a scheduled language in the Constitution. इसमें आप डिटेल भी लिख सकते थे, ठीक है। और एक्चुअली आप इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। शेड्यूल्ड लैंग्वेज के विषय में जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे बात भी किया कि जो कैसे विवाद था इसके अंदर, तो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जितने हैं, ठीक है, उसमें क्या किया गया, अलग एक लैंग्वेज बनाई गई, 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज्ड किया गया, ठीक है, जिसको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज के अंदर क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज, ठीक है, ओके। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन आपके पास है क्या जी, वाई वॉज द लैंग्वेज पॉलिसी अ टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन। यानी कि इसको इंडियन फेडरेशन के लिए टेस्ट क्यों माना गया लैंग्वेज को, 2 मार्क्स के लिए। A second test of Indian Federation in the language policy. Our Constitution does not have given the state of national language to any one language. आप देखिए, या तो पूरा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो इसको नॉर्मल वे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ रीज़न है, एंड देयर और मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, और इसमें आप रीज़न अगर अच्छे से आप अपना बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं कि बहुत, जब हिंदी को नेशनल लैंग्वेज के तौर पे देखा जा रहा था तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स से जहाँ पे नॉन हिंदी स्पीकिंग वाले लोग थे, यानी कि 60% लोग हिंदी नहीं जानते थे, जिसके वजह से क्या हो गया कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखने की बात कही गई, और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज को रिकग्नाइज करके डाला गया, ठीक है। तो यही इसका आपका लैंग्वेज पॉलिसी का टेस्ट था। ये सेकंड आपका जो था एक टेस्टिंग था, तो ठीक है। तो आप इसमें समझ गए होंगे कि इस तरह के पैसेज वाले क्वेश्चन में अगर आपके पास नॉलेज है तो अपनी मर्जी से भी सारे सवाल का जवाब आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पैसेज में सारा कुछ इंडिकेट रहता है, आप वहाँ से पढ़ के भी इसका सारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो बात आती है वो है आपका क्या चीज़, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे। स्प्रेडिंग पावर फर्दर। अब यहाँ पे क्या किया गया कि पावर को और ज़्यादा क्या किया गया, बढ़ाया गया।
अब इसमें जो बात हम लोग करेंगे वो इस मुद्दे पे बात करेंगे। ये पूरा गांव देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस लेवल पे यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एक लोकल क्षेत्र है जहाँ पे मुखिया है, सरपंच है ना, जिला परिषद, ये सब लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो डिसेंट्रलाइज किया गया पावर को, यानी पावर को और बढ़ाया गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोगों के लिए प्रश्न आता है कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग को यही समझना है, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखिए, स्प्रेडिंग पावर फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू द लोकल गवर्नमेंट, किसको बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन? पावर का स्प्रेडिंग करना, बढ़ाना। तो पहले पावर किसके पास था? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन अब गवर्नमेंट चाह रही है कि नहीं, पावर को और आप बढ़ाइए और शक्तिशाली बनाइए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? लोकल गवर्नमेंट में भी क्या करना होगा? पावर को स्प्रेड करना होगा। ठीक है, जो गांव गांव में ये पावर जा सके, टाउन टाउन में जा सके, सिटीज़ में जा सके। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी जब आप पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से आगे जाके स्प्रेड करते हो, स्प्रेडिंग पावर। ठीक है, तो स्प्रेडिंग पावर कहाँ कहाँ से कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से। आप कहाँ बढ़ा दिए? लोकल गवर्नमेंट में। तो इससे क्या होता है कि जो लोकल मुद्दे होते हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको बहुत बढ़िया से डिकॉर्ड किया जा सकता है और उसका सॉल्यूशन लाया जा सकता है। और ये एक निजी आदमी का क्या होता है? प्रॉब्लम होता है, इसीलिए वो उसको शॉर्टेड कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए है, वाई डिसेंट्रलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब आप समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है कि वाई डिसेंट्रलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। डिसेंट्रलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है क्यों? तो लोकल प्रॉब्लम्स, जैसे अगर मान लीजिए कि रोड का प्रॉब्लम है, इसको ठीक कराना है, अगर कूड़ा कचरा फेंकने का अगर कहीं समस्या है, इसको ठीक कराना है। ठीक है, तो आर सॉल्व्ड बाय लोकल पीपल। इसको कौन सॉल्व करेंगे? बाय लोकल पीपल हु अंडरस्टैंड द इशू बेटर, क्योंकि वहीं के लोग इस इश्यूज को क्या करेंगे? बेटर तरीके से समझ सकते हैं। इसीलिए एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बनाई गई। तो लोकल गवर्नमेंट के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप लोग परिचित होंगे, एक पंचायती राज होता है, यानी कि जो गाँवों में चलता है, जैसे मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, ये सब लोग रहते हैं। ठीक है, और एक होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। ये कहाँ काम करता है? शहर में, जैसे रांची शहर आप ले लीजिए, तो वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलेगा। लेकिन गांव अगर आप कहीं चले जाते हैं तो वहाँ पे मुखिया, सरपंच, ये लोग मिलेंगे। तो इन लोगों को भी क्या है? पावर प्रोवाइड किया गया है। तो ये 3 लेवल के जो है पावर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो बहरहाल पूरी चैप्टर का अब हम लोग सारांश पे आते हैं, और यहाँ पे देखिए, वाई फेडरलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट। सवाल वही है कि आखिरकार फेडरलिज्म क्यों इम्पॉर्टेंट है? फेडरलिज्म क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो क्या है? पहला चीज़ कि इट हेल्प्स इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ अ बिग कंट्री। ठीक है, एक बेटर मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है बड़े कंट्री में। दूसरी बात, इट प्रोटेक्ट्स द यूनिटी ऑफ अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। ये क्या प्रोटेक्ट करता है कि हमारे, खासकर हमारे इंडिया देश में ही अगर आप देख लीजिए, तो अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग भाषा, अलग अलग रीति रिवाज के लोग रहने वाले लोग हैं। तो उसको यूनाइट किया जा सके, एक साथ रखा जा सके। ठीक है, यूनिटी ऑफ अ डाइवर्स, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इसीलिए फेडरलिज्म इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए फेडरलिज्म नहीं होता, तो अगर ज़बरदस्ती सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर दे, अपना पावर यूज करके बोले कि नहीं, हम हिंदी ही लैंग्वेज को क्या करने देंगे? नेशनल लैंग्वेज बनने देंगे, तो क्या हमारा स्टेट एक साथ रह पाएगा? नहीं, इसके कई टुकड़े हो जाएंगे और ये एक देश कई देश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए यूनिटी को बरकरार रखने के लिए, ऐसा ना हो, इसलिए फेडरलिज्म जो है इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ और क्या इसका इम्पॉर्टेंस है? स्टेट्स टू ग्रो एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ये स्टेट को भी पावर देता है, फेडरलिज्म पावर, और इसलिए देता है ताकि वहाँ उस स्टेट में जो प्रॉब्लम है उसको आप क्या कर सको? शॉर्ट आउट कर सको।
ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि फेडरलिज्म के अंदर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आपके क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग देखते हैं हाउ फेडरलिज्म इज़ प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। अब इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। तो एक शेयरिंग ऑफ पावर का पार्ट है ये। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क टुगेदर और मेनी मैटर्स सच एज डिजास्टर मैनेजमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट स्कीम्स। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, पावर को शेयर करता है एक साथ साथ। जब कोई डिजास्टर होता है यहाँ पे, तो जैसे कोरोना काल में भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बाढ़ का समय जब आता है तो वहाँ पर भी लोग अच्छे से काम करते हैं। अगला देखा जाए, कॉलिशन गवर्नमेंट का भी प्रावधान फेडरलिज्म में बनाया गया है, मतलब गठबंधन की सरकार। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि जैसे अभी कांग्रेस है, फिर आपका जेएमएम है, ठीक है, उसी तरह से आपका सीपीआई है, फिर आपका आरजेडी है। तो ये सब मिलके एक नया अपना क्या किया, गठबंधन बना लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया गठबंधन बोलते हैं। उसी तरह से बीजेपी के अंदर अगर हम लोग देखें तो बीजेपी बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टी को मिला के क्या बना लिया, एनडीए की सरकार बना ली, एक ग्रुप। तो इसको कॉलिशन बोलते हैं, यानी गठबंधन का सरकार। तो अभी हमारे देश में क्या चल रहा है, 2024 में अभी हम लोग हैं, तो 2024 में अभी क्या है, गठबंधन की सरकार है। बीजेपी, आजसू, ये तमाम लोग क्या कर रहे हैं, मिलके यहाँ पर एक अपना गवर्नमेंट बना लिया है। तो एक काफ़ी बड़ा छोटे छोटे क्षेत्र मिलके, क्षेत्रीय पार्टी मिलके एक बड़ा सा पार्टी बना लिए, तो कॉलिशन हो गया। उसी तरह से कांग्रेस, जेएमएम, ये तरह के जितने भी लोग हैं वो गठबंधन का सरकार बना लिए। तो गठबंधन की सरकार की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जिस समय सिर्फ कांग्रेस ही मात्र था, सिर्फ बड़ी पार्टी के तौर पे सिर्फ कांग्रेस था। तो अगर सिर्फ एक ही पार्टी होगा तो ये मनमानी करेगा, वो किसी का नहीं सुनेगा, अपना जो है वो सारा कुछ करेगा, और जो क्षेत्र में मुद्दे हैं उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ लेड टू कोलिशन गवर्नमेंट वेयर मल्टीपल पार्टीज शेयर पावर एट द सेंटर और स्टेट लेवल, ताकि क्षेत्रीय पार्टी भी क्या कर सके, सेंट्रल पावर और स्टेट पावर के बीच में क्या कर सके, ये कर सके, पावर को शेयरिंग कर सके। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर कोई बात अगर फंस जाती है तो वो बात कहाँ जाती है, जुडिशियल रिव्यू के लिए जाती है। जैसे अभी आपको मालूम होगा कि अभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मंदिर और मस्जिद का विवाद आ जा रहा है। तो मंदिर और मस्जिद का विवाद जब स्टेट में, खासकर उत्तर प्रदेश की तरफ से आ रहा है, जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि आपका जो है योगी जी चला रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बार बार मुद्दा आ जा रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम का आ जाता है, कभी मंदिर मस्जिद का मामला आ जाता है। तो ये मामला जब नहीं निपटता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास चला जाता है, ठीक है, और वहाँ पर इंटरप्रेटिंग किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से कि क्या है, और जो वहाँ से जजमेंट आएगा उसको पास करना होगा। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि न्यूज़ में लगातार अभी चल ही रहा है, तो अभी मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग देखेंगे कि चैलेंजेस टू फेडरलिज्म इन इंडिया। अब भारत में क्या चैलेंजेस है फेडरलिज्म को लेकर। तो एक तो है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता है, यानी कि एट टाइम्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सीन एज ओवर पावरिंग द स्टेट्स लीडिंग टू डिस्प्यूट। यानी कि ये क्या करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ ज़्यादा ही पावर आ जाता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के साथ इसका बहस हो जाता है। जैसा अभी आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि झारखंड में क्या हुआ कि सीएम को ईडी सीबीआई इस्तेमाल करके भेज दिया गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर था ये कि क्योंकि सेंट्रल जो ईडी है, सीबीआई, वो किसके अंदर पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, तो उसको मनमानी तरीके से जेल वगैरह भेजने का काम करती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक चैलेंजेस है हमारे इंडिया के लिए। एंड नेक्स्ट देखा जाए तो इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, जैसे वाटर शेयरिंग को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, टेंशन क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल के तौर पे दिया जाए तो कर्नाटका में ये प्रॉब्लम चल रही है, तमिलनाडु में ये प्रॉब्लम चल रहा है, कावेरी नदी को लेकर वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, वहाँ पे भी देख लीजिए कि इस तरह का प्रॉब्लम्स, टेंशन्स जो है वो स्टेट के बीच में भी है, सेंटर स्टेट के बीच में भी होता है, ठीक है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सम स्टेट्स आर मोर डेवलप्ड लीडिंग टू डिस्पार्टीज इन ग्रोथ एंड रिसोर्सेज। अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो आर्थिक तौर पे अच्छे नहीं हैं,
झारखंड खुद ही देख लीजिए, अच्छा नहीं है, ठीक है, स्थिति बहुत ख़राब है इसकी। तो हर स्टेट को इकोनॉमिक लेवल पे अच्छा होना चाहिए था, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ भी जो है वो फेडरलिज्म सिस्टम होने के बावजूद देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो 3 चैलेंज अभी हम लोगों ने देखा कि कहीं कहीं पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पावर बहुत ज़्यादा यूज करती है, ठीक है, यानी दबाने का प्रयास करती है स्टेट गवर्नमेंट को। और फिर हम लोगों ने ये देखा कि स्टेट स्टेट के बीच में भी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। जैसे कि मैंने बताया कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में एक बहस चल रहा है, एक डिस्प्यूट है, एक झगड़ा है, किस बात को लेकर, कावेरी नदी को लेकर। ये भी आप न्यूज़ में बहुत पढ़ते हैं, अभी भी बहुत सारा विषय इसमें, अभी से नहीं बहुत लंबे समय से ये पेंडिंग चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा न्यूज़ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारा चीज़ इक्वेट करने में बड़ा आसानी होगा। तो चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने पूरी तरह से चैप्टर को ख़त्म कर लिया, और अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा हुआ है, की पॉइंट्स। जो इस पूरे चैप्टर का की पॉइंट्स क्या है वो हम समझेंगे। तो की पॉइंट्स हमारे बीच में क्या था, दैट इज़ फेडरलिज्म था, जिसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है, पावर शेयरिंग करता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। इंडिया के पास 3 लेवल्स के गवर्नमेंट होते हैं, एक सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पर, ठीक है। पावर को डिवाइड किया गया है यूनियन लिस्ट के आधार पे, स्टेट लिस्ट के आधार पे और कंकरेंट लिस्ट के आधार पे डिवाइड किया गया है पावर को, इन 3 विषय पे। दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि अब पावर जो है उसको स्प्रेड किया गया लोकल में जाकर, ठीक है, यानी कि पंचायती राज के तौर पे या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तौर पे भी पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ताकि लोकल इश्यूज जो हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ठीक किया जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं कहूँगा कि आप जितना भी पढ़ चुके हैं एक बार रिवाइज़ कर लें, क्योंकि अब आपका ये समय आ गया है कि टेस्ट योर नॉलेज कीजिए कि आपने कितना अच्छे से पूरे चैप्टर को कवरेज कर लिया है। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं टेस्ट योर नॉलेज के विषय में। पहला प्रश्न आपके लिए है, व्हाट डज द यूनियन लिस्ट इन इंडियाज फेडरल सिस्टम कंटेन। ठीक है, समझ में आ गया वो क्वेश्चन। ऑप्शन ए कहता है सब्जेक्ट ऑफ रीजनल इंपॉर्टेंस, ऑप्शन बी कहता है सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऑप्शन सी कहता है सब्जेक्ट्स ऑफ बोथ रीजनल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, ऑप्शन डी कहता है लोकल इश्यूज। ऑप्शन सी। गलत जवाब। यहाँ पे सवाल क्या है, यूनियन लिस्ट के अंदर। तो यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, नेशनल इम्पॉर्टेंस, उससे रिलेटेड सारे मुद्दा को कवर करना। कैसे होगा बच्चे, पता नहीं। सो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है कि यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड करेंसी which are crucial for the entire country and need uniform law। ठीक है, तो ये यूनियन लिस्ट किसके अंदर आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की फीचर ऑफ अ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का की फीचर आपको बताना है। ऑप्शन ए, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स ऑल द पावर, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सारे पावर को होल्ड करता है। ऑप्शन बी, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, कह रहा है कि पावर जो है गवर्नमेंट के हर लेवल तक क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ऑप्शन सी कह रहा है ओनली स्टेट गवर्नमेंट्स हैव पावर, यानी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। ऑप्शन डी कह रहा है कि जुडिशरी जो है वो पावरलेस है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी। तो ये करेक्ट जवाब हो गया। ठीक है, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए फेडरलिज्म का आप अगर डेफिनेशन बनाना होगा तो फेडरलिज्म का आप यहाँ से भी डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, ये लाइन को लिख सकते हो कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, सो इन फेडरलिज्म द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन द सेंट्रल, स्टेट एंड समटाइम्स लोकल गवर्नमेंट्स एंश्योरिंग ऑटोनॉमी ऑफ ईच लेवल। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। देखिए ये आपको लग रहा है कि बुक में मैंने नहीं पढ़ाया, तो इसमें आपको हार बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से जो छोटी छोटी बातें हैं उसको भी हम लोग यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं।
तो कह रहा है क्या चीज़ कि क्या इम्पोर्टेंस है जो 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया था, अमेंडमेंट्स किया गया था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो 73वां और 74वां संशोधन किया गया था, तो इसकी इम्पोर्टेंस बताने हैं कि क्या थे। और मैंने पढ़ा भी दिया है, हालांकि इस का जिक्र हमने नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि स्ट्रेंथिंग द जुडिशरी, जुडिशरी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि स्ट्रेंथिंग लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को काफ़ी पावर देना। ऑप्शन सी कह रहा है एक्सपैंडिंग द यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट को काफ़ी एक्सपैंड करना। ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। जल्दी। ऑप्शन सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लोकल गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना। तो देखिए 73वां और 74वां संशोधन में यही बात निकल के आया था कि जो पंचायती राज है यानी लोकल गवर्नमेंट है उसको ज़्यादातर शक्तिशाली बनाना। तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ था, 73वां और 74वां के तहत। तो ये नॉलेज में आप डाल लीजिए, ठीक है। सो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि दीज अमेंडमेंट्स गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्नाइजेशन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाइक पंचायत्स and municipalities empowering them to handle local issues। तो लोकल इश्यूज को हैंडल करने के लिए 73 और 74 में संशोधन किया गया था, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ को दिया गया था पावर, और पंचायती राज यानी कि जो सेल्फ गवर्नमेंट है यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या किया गया था, इसमें एम्पावर किया गया था, यानी इनको शक्ति देने का काम किया गया था। चलिए अब इसको आप नोट कर लीजिएगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not a feature of federalism? इनमें से कौन ऐसा फीचर है जो फेडरलिज्म के तहत नहीं आती है? ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी जो स्वतंत्र रूप से है जुडिशरी यानी अदालत वगैरह वो। और दूसरा कह रहा है कि पावर शेयरिंग बिटवीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन सी कह रहा है यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल स्टेट्स इन ऑल मैटर्स। ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। Which option is correct? जल्दी। ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका है यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल स्टेट्स इन ऑल मैटर्स। तो ये बिल्कुल भी फेडरलिज्म के अंदर नहीं आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर आता है। इसमें क्या है कि सारे लॉ यूनिफॉर्म नहीं है हर मैटर पे, स्टेट्स के मामले में वो अलग अलग है, ठीक है। तो इन अ फेडरल सिस्टम स्टेट्स कैन मेक देयर ऑन लॉज ऑन सब्जेक्ट, वो अपना अपना कानून बना सकते हैं इन द स्टेट लिस्ट के माध्यम से, विच मीन्स लॉज में वेरी अक्रॉस स्टेट्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब उनको अपना कानून बनाने का अधिकार है स्टेट्स को, तो अपने अपने हिसाब से बनाएंगे, तो सब जगह पे इक्वालिटी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर ये फेडरलिज्म के अंदर नहीं आता है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इन केस ऑफ अ conflict between the union and state laws on a subject in the concurrent list whose decision prevails। अब कह रहा है कि अगर मान लीजिए यूनियन जो लिस्ट है और जो स्टेट लेवल पे जो लॉ वगैरह बनाया गया है जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है, लेकिन उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी कि कोई विवाद हो जाता है, तो किसके पास पावर लेने का अधिकार होगा, मतलब डिसीजन प्रिवेल करने का अधिकार किसके पास होगा? ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी यूनियन गवर्नमेंट, ऑप्शन सी लोकल गवर्नमेंट, ऑप्शन डी जुडिशरी। ऑप्शन डी। ऑप्शन बी यूनियन गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए अभी मैंने बताया कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है और मान लीजिए कि यूनियन स्टेट और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों के बीच में ही विवाद हो गया, लेकिन ऐसे हालात में पावर है, किसके पास ज़्यादा पावर मिलता है, प्रिविलेज किसको मिला हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट को। तो इफ़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ ऑन अ कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट। हाँ, अगर कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट से बाहर हो जाता तो आगे भी देखा जा सकता था, अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट अगर बढ़ जाएगा तब जुडिशरी के पास जाएगा मामला। ओके, अब चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे।
अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंडिया इज कॉल्ड अ फेडरल कंट्री। अब ये ट्रू है फॉल्स है आपको समझना है। रीज़न बताया जा रहा है कि द पावर टू लेजिस्लेट इज डिवाइडेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी डी? ऑप्शन ए। तो ये क्लियर है, दोनों सही है। आपको मालूम है कि इंडिया क्या एक फेडरल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिवाइड करता है पावर को किसके किसके बीच में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इन 3 लिस्ट्स के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब आपको देखना है ए वाले पार्ट में कि द कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ओनली। ठीक है, आर क्या कह रहा है कि इन द कंकरेंट लिस्ट बोथ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज बट यूनियन लॉज प्रीवेल इन केस ऑफ conflict. Which option is correct, A, B, C, D? ऑप्शन डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए इज़ फॉल्स, क्योंकि क्या कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ओनली। तो ये गलत है, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, कंकरेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये दोनों मिलकर ही डिसीजन लेंगे उसमें। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाला गया, जबकि इसमें क्या कह रहा है कि नेशनल इंपॉर्टेंस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ तो गलत है। बाकी अगर देखा जाए ये वाला, तो ये तो ट्रू है आपका। क्यों? क्योंकि अगर कंकरेंट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट और स्टेट गवर्नमेंट को मिला के बनाया गया है, ये दोनों मिल के कानून बनाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे हालात में यूनियन लिस्ट के अंदर जो कानून बनेगा वो सबसे ज़्यादा प्रिवेल यानी पावर रखने का पावर किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। अगर कन्फ्लिक्ट भी होता है तो इसमें पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पास ही पावर है, इसलिए ये वाला मामला जुडिशरी में नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि इंडियाज फेडरेशन सिस्टम इज़ यूनिक बिकॉज इट इज़ नॉट प्योरली फेडरल। कह रहा है कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो बहुत ही अजीब है, क्योंकि ये पूरी तरह से फेडरल नहीं है। अगला आर पार्ट आपसे कह रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ओवरराइडिंग अथॉरिटी इन मैटर्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अब ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, एक ऐसी पावर है, एक अधिकार है कि नेशनल इमरजेंसी में वो अपने हिसाब से चला सकता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी डी? ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया फेडरल सिस्टम जरूर फॉलो करता है लेकिन प्योरली फेडरल नहीं है। बात को समझना है। ठीक है, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है पावर, क्योंकि हर स्टेट के पास अपना पावर होता है, जिसकी वजह से अपना अपना वो लोग अपना कानून बना लेता है, तो इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। दूसरी बात है कि ये बात सही है कि नेशनल इमरजेंसी के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है, वो पूरे स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या कर सकता है, कोलैप्स कर सकता है। तो जैसा कि इंदिरा गांधी जब नेशनल इमरजेंसी लगाई थी तो उस समय पे इतना भयानक क्यों हो गया था, यही सब कारण से। तो ये भी बात सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिला है इमरजेंसी लगाने का, तो यहाँ पे दोहन कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। ठीक है, सो इंडियाज़ फेडरलिज्म सिस्टम हैज़ यूनिटरी बायस है, एक यहाँ पर बायस है, allowing the central government to have greater powers during emergency making its unique। इसको यूनिक कैसे बनाता है, क्योंकि जब अगर इमरजेंसी अगर देश में लागू होगा तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होगा, उस समय सबसे ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। यही कारण है कि ये फेडरल सिस्टम को बहुत ही एक बायस तरीके से बनाता है, मतलब एक इक्वलिटी का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ए पार्ट कह रहा है कि द 73rd and 74th amendments to the Indian Constitutions promoted decentralization। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि जो 73rd और 74th अमेंडमेंट्स हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट करता है। अब आपको ये समझना है कि स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है व्हाटएवर। और आर पार्ट क्या कह रहा है कि दीज अमेंडमेंट्स गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन टू पंचायत्स एंड म्युनिसिपैलिटीज एम्पावरिंग देम टू गवर्न लोकल मैटर्स। तो ये कह रहा है कि ये सब जो अमेंडमेंट हुए थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिकग्नाइजेशन हुआ था, और ये पावर किसको दे रहा था, पंचायत को और म्युनिसिपल पार्टीज़ को, ताकि लोकल मैटर्स को अच्छे से गवर्न किया जा सके।
विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए बी सी डी? ए। तो ये आपका करेक्ट है कि दोनों जो स्टेटमेंट है ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेडरलिज्म एंश्योर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कह रहा है कि फेडरलिज्म एंश्योर करता है कि जो डाइवर्सिटी है उसको एकजुट हम लोग रख सकें, ये फेडरलिज्म के अंदर आ रहा है। एंड आर पार्ट कह रहा है कि बाय डिवाइडिंग पावर्स फेडरलिज्म हेल्प्स अकोमोडेट डाइवर्स कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल आइडेंटिटीज इन अ कंट्री। ठीक है, अब कह रहा है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके फेडरलिज्म क्या करता है कि डाइवर्स कल्चर को और जो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जो रीति रिवाज हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, उसको क्या करता है एक जगह इकट्ठा लाने में मदद करता है, कोमिट करने का प्रयास करता है। तो फेडरलिज्म के ये फीचर वो बता रहा है। तो अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी डी? ऑप्शन सी। अरे बेवकूफ, ये तो दोनों करेक्ट है ना। एक तो यूनाइट कर रहा है डाइवर्सिटी को फेडरलिज्म के माध्यम से, ये ट्रू है। नहीं तो क्या होता अगर फेडरलिज्म सिस्टम नहीं होता, अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा पावर होता तो वो अलग देश बना लेता, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरा पावर होता तो पूरा दबा देते स्टेट को। तो इसको रखा जाए एकजुट, इसीलिए। तो क्या यहाँ पे डाइवर्सिटी के तौर पे है, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग भाषा है, अलग आइडेंटिटी है भाषा को लेकर, फिर भी इसको यूनाइट करके रखा गया है। तो यही फायदा तो है फेडरलिज्म का, यूनाइट करने का। चलिए अब हम लोग आते हैं टैक्सोनॉमी बेसिस पे क्वेश्चन हमारा है। अब देखते हैं कि आप यहाँ पर कितने अच्छे से समझ चुके हैं सारे बातों को। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 लिस्ट्स इन द इंडियन फेडरल सिस्टम दैट डिवाइड पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स? तो यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास क्या है, यूनियन लिस्ट है, जो कि नेशनल इम्पोर्टेंस का सब्जेक्ट को देखता है, जैसे कि डिफेंस को, फॉरेन अफेयर्स को और बैंकिंग वगैरह को देखेगा। दूसरा जो है वो है स्टेट लिस्ट्स के अंदर आता है, जिसमें से किस किस सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस मिलती है, जो लोकल पुलिस होते हैं उसको, एग्रीकल्चर हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, इन तमाम चीज़ों को। एंड तीसरा है कंकरेंट लिस्ट को देखा जाता है, जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, फॉरेस्ट का मामला हो गया, या मैरिज लॉज हो गया। तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, एक्सप्लेन वाई इंडिया इज कंसिडर्ड अ फेडरल कंट्री बट विद अ यूनिटरी बायस। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आप समझाइए कि इंडिया जो है इसको फेडरल कंट्री के तौर पे तो कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसमें एक तरह का अलगाववादी है, यूनिटरी बायस है। तो आप इसको समझाइए कि कैसे है। जितना छोटा छोटा स्टेट है उन लोग को सबको इक्वल पावर नहीं दिया गया। अच्छा, तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा? तो अभी मैंने इमरजेंसी का एक आपको एग्जांपल भी दिया था कि इमरजेंसी के तौर पे क्या होता है कि स्टेट को तो पूरा पावर नहीं दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा पावर किसके पास ज़्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो जब इमरजेंसी लगती है तो प्रिविलेज किसको पहुंच जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंच जाता है। तो यहाँ पर एक यूनिटरी बायस आपको देखने को मिलेगा। अब इसी को देखिए आप बिल्कुल लॉजिक के साथ आंसर कैसे अपने एग्जामिनेशन में लिखिएगा। इंडिया इज़ फेडरल बिकॉज पावर आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये तो फेडरल का डेफिनेशन आपको दे दिया, किसके किसके बीच में, यूनियन, स्टेट एंड लोकल के बीच में, एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। हाउएवर इट हैज़ अ यूनिटरी बायस, इसके बावजूद भी यूनिटरी बायस है। क्यों है? तो कह रहा है बिकॉज द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर। तो रीज़न यहीं पर है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर है। कब? ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड इन कन्फ्लिक्ट्स, और कभी कन्फ्लिक्ट भी अगर होता है, किस मामले को लेकर, कनकरेंट लिस्ट को लेकर। ये 2 बातें आपको समझनी है। तो यहाँ पे लगता है कि फेडरलिज्म सिस्टम एक इक्वालिटी पे बात नहीं कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को इक्वल पावर नहीं मिले हुए। जब इमरजेंसी लग जाती है देश में तो इस पर पूरा डिसीजन लेने का पावर किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है।
एक तो ये लॉजिक है। दूसरा कि अगर मान लीजिए कि जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, जैसे मैरिज पे कानून बनाना, या जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन पॉलिसी पे कानून बनाना, तो उस पर कन्फ्लिक्ट अगर दोनों के बीच में होता है तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ चूक जाती है। इसको हर हालत में किसके आधार पर काम करना पड़ जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर काम करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बायस क्रिएट करती है दोनों के बीच में। ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। यही कारण है कि इंडिया एक कंसीडर तो किया जा रहा है फेडरल कंट्री के तौर पे, लेकिन उसके बावजूद भी एक यहाँ अलगाववादी देखने को मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इफ़ अ स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ पास conflicting laws on a concurrent list subject, which law will prevail? Explain with an example। बहुत ही बढ़िया सवाल। कह रहा है कि अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक कन्फ्लिक्टिंग लॉज को पास करते हैं, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? कंकरेंट लिस्ट के आधार पर, क्योंकि दोनों को मिलकर यहाँ पे कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन दोनों के बीच में विवाद हो गया। तो विच लॉ विल प्रिवेल, तो कौन सा लॉ जो है किसको मिलेगा? आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना है किसके पास अधिकार होगा इसका डिसीजन लेने के लिए, और कुछ ऐसा एग्जाम्पल। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट्स लॉ, ठीक है, विल प्रिवेल इन केस ऑफ कन्फ्लिक्ट। जब अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो किसके पास अधिकार होगा? यूनियन गवर्नमेंट के पास होगा। If both the union and a state government make laws on education, अगर एजुकेशन पे अगर कोई कानून बनाना चाहते हैं, and the central law will override the state law if there is a disagreement। अगर मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो इस पर अधिकार किसको होगा ओवरराइड करने का? सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर बात जैसे अगर मान लीजिए कि कोई स्टेट है, वो चाहता है कि अपनी स्टेट में पूरा मुफ्त एजुकेशन कर दे अकॉर्डिंग टू एंडो फंड पॉलिसी के माध्यम से, या स्टडी नाउ पे लेटर के आधार पे, तो डेफिनेटली इस पर कौन हस्तक्षेप कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट हस्तक्षेप कर सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनालाइज द रोल ऑफ जुडिशरी इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन अ फेडरल सिस्टम। अब कह रहे हैं कि एनालाइज कीजिए कि जुडिशरी का क्या रोल है जब यूनियन स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं फेडरल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो वो क्या रोल निभाता है जुडिशरी। तो अब देखिए, जुडिशरी एक्ट्स एज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। आपको मालूम है कि जुडिशरी पे किसी का लगाम नहीं लगा सकता, मतलब कोई भी पार्लियामेंट इस पे दबाव पैदा नहीं कर सकता। ये फ्री है, पूरी तरह से स्वतंत्र है। कौन? जुडिशरी। चाहे हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो ये क्या करेगा कि बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वर्क विद इन दियर जुरिडिक्शन, यानी कि जो ये फैसला देगा उसके आधार पर ये काम करे। या डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व इम्पार्शली बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, या तो फिर इसको क्या कर दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इसको बांट दिया जाएगा डिस्प्यूट को। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बार बार आपको कह रहा था कि वाटर शेयरिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद है। किसके किसके बीच में? आपको मैंने बताया तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ये प्रॉब्लम चला है। तो इसमें क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन पास करके दिया कि भाई आप ये समाधान के अकॉर्डिंग काम करो। तो उसी पे काम ये हो रहा है, ठीक है। तो ये पावर होता है, ये रोल होता है कि इस तरीके से जुडिशरी अपना रोल निभा सकती है। पहले कोशिश करेगी कि अपना फैसला दे, और नहीं तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे वो काम करने के लिए कहेगी। evaluate the impact of the 17th and 17th amendments on the decentralization of power in India। अब evaluate कीजिए, मूल्यांकन कीजिए कि क्या असर पड़ेगा जो 73वां और 74वां संशोधन हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को लेकर कर पा रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअली देखिए कि जब 17th और 17th अमेंडमेंट्स लाया गया, तो इसने क्या किया कि स्ट्रेंथ किया किसको, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को काफ़ी मजबूत किया, मतलब एम्पावर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट।
बाय गिविंग देम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, तो उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला इसके आधार पे। एंड दीज अमेंडमेंट्स एम्पावर्ड, ये किसको एम्पावर किया, किसको शक्तिशाली बनाया, ये पंचायत्स को और म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है उनको काफ़ी ज़्यादा ये किया। क्या, किस विषय को लेकर, टू मेक डिसीजन ऑन लोकल इश्यूज़, जो भी उनका जो लोकल इश्यूज़ होगा वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा एम्पावर करने का काम पंचायती राज के तहत और जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनके माध्यम से किया। अगर मान लीजिए उनको वाटर सप्लाई को लेकर कोई बात करनी है तो वो इसके माध्यम से कर सकते हैं। रोड का कोई मामला है, कोई साफ़ सुथरा से रिलेटेड मामला है, तो इसमें बेटर तरीके से क्या कर सकता है, ये गवर्नमेंट काम कर सकती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा संशोधन जो है अकॉर्डिंग टू कहा जा सकता है। लेकिन अंबेडकर जी ने इस विषय को लेकर काफ़ी कुछ बात कहे थे, शायद आपको मालूम हो कि अंबेडकर जिसके अगेंस्ट थे, ठीक है, क्यों इसके अगेंस्ट है, उनका कहना था कि अगर हम लोग लोकल लेवल पे गवर्नमेंट अगर बनाते हैं तो करप्शन फैलेगा। अब आप इससे कितना सहमत हैं, आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा और बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिज़ाइन अ मॉडल ऑफ गवर्नमेंट्स फॉर अ फ्रिक्शनल कंट्री यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट लिस्ट वुड यू इंक्लूड फॉर डिवाइडिंग पावर्स। कह रहा है कि एक मॉडल आप डिज़ाइन कीजिए जिसमें एक फ्रिक्शनल, अपने तरीके से सोचिए एक गवर्नमेंट्स चलाने का, और आप इसमें यूज़ कर सकते हैं फेडरलिज्म के जितने भी प्रिंसिपल, इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड किस तरह का लिस्ट आप बनाएंगे जिसमें पावर को डिवाइड करेंगे। तो देखिए सेंट्रल लिस्ट आपको एक बनाना होगा जिसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और नेशनल ट्रांसपोर्ट को आप इसके कैटेगरी में डाल दीजिए। दूसरा स्टेट लिस्ट बनाना होगा, एग्रीकल्चर, पुलिस और पब्लिक हेल्थ को आपको डाल देना होगा। और तीसरा शेयर लिस्ट बनाना होगा जिसमें एजुकेशन, इन्वायरमेंट, ट्रेड, ये सबको आपको इन दोनों के बीच में रखना होगा। सो दिस मॉडल वुड एंश्योर अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स वाइल मेंटेनिंग यूनिटी। तो यूनिटी को मेंटेन करके ये काम किया जा सकता है। अभी क्या है कि इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम जो है इसको आप देखिए शेयर लिस्ट में डाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रेड, व्यापार वगैरह को लेकर, एजुकेशन को लेकर, तो इट वुड बी बेटर। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर आप अच्छे ढंग से पूरे क्वेश्चन आंसर के साथ इसको कवरेज कर लिया है आपने, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आप लोगों ने देख लिया है। इसको एक बार आप ज़रूर रिवीजन करिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।